वेलकम फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में वेलकम है। अमित IAS एकेडमी के बैनर के तले समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की कक्षा मैं आदित्य के चौधरी ले रहा हूं। मैं समाजशास्त्र विषय को लास्ट 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं। पूरे भारत के कोई भी प्रदेश ऐसे नहीं है जहां जाके मैं इन विषयों को नहीं पढ़ाया हूं। और मेरा मानना है कि आप लोग भी जब IAS सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो मेरे अनुभव से आप अपने सोच को, विचारों को और मजबूती प्रदान करेंगे। हमारा जो समाजशास्त्र विषय वैकल्पिक विषय की क्लास है, उनके बहुत सारे जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, जिसमें पहले कि समाजशास्त्र से संबंधित जो विज़न है, जो दृष्टि है, परसेप्शन है, वह आपके विज़न को इंडीच करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को अप्रोच के साथ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करके आपके विज़न को इंडीच करना। यह एक कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक विषय है। अवधारणात्मक विषय का अर्थ होता है कि आपको समझने वाली विषय है, न कि रटने वाली विषय है। दूसरा, यह बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यह UPSC में विगत जो 10 सालों से बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। इसके साथ साथ तीसरा जो इसकी विशेषता है, वह यह सब्जेक्ट आपको GS में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, खास करके एस्से पेपर में, पेपर फर्स्ट में, सेकेंड पेपर में, और साथ साथ एथिक्स में जो सिलेबस हैं उनमें आपको समाजशास्त्र से संबंधित ज्ञान काफ़ी कुछ मदद करते हैं। तो ओवरऑल जो GS का जो सिलेबस है उसमें 20 से लेके 25% जो आपका टोटल जो सिलेबस का है, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एस्से मिला के, उसमें जो सोशोलॉजिकल विज़न है वह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कई जगह संदर्भ प्रस्तुत करने में और विभिन्न तरह से आपके एक विज़न को और एक आंसर राइटिंग के जो अप्रोच हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। यही कारण है कि आज के डेट में बहुत सारे जो साइंस स्ट्रीम के जो लड़के हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनका समाजशास्त्र एक फेवरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट बन रहा। अब सवाल है कि इस ऑप्शनल में को हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल बातें, समाजशास्त्र यदि देखें पूरे सिलेबस को जब हम एनालिसिस करते हैं पेपर फर्स्ट और सेकेंड, तो जो कुछ भी समाज में हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में हो रहा है उसी को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्रीय परंपरा, ट्रेडिशन और परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते हुए हमें समझना है और समझने के बाद उसको एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर में हमारा 2 लक्ष्य है। पहला, अवधारणात्मक अस्पष्टता, यानी कि क्लासरूम कक्षा के बाद, आपका सेल्फ स्टडी के बाद, बुक के पढ़ने के बाद, टीचर्स से लेक्चर करने के बाद, डिस्कस करने के बाद आपकी समाजशास्त्रीय जो अवधारणा है उसकी कंप्लीट एनालिटिकल, क्रिटिकल, विश्लेषणात्मक ढंग से, उनकी आलोचनात्मक ढंग से पूरी गहन एक ज्ञान होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो रोल शुरू होता है कि उस ज्ञान को एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आंसर वर्जन में हम 150 वर्ड में, 200-250 वर्ड में कैसे लिखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं गरीबी। गरीबी एक ऐसा विषय है जो बहुत जनरल विषय है। UPSC के GS पेपर में, ऑप्शनल पेपर में, अलग अलग ऑप्शनल पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लेकिन गरीबी को यदि हम एक GS के पेपर में लिखेंगे और गरीबी जैसे टॉपिक्स को जब हम समाजशास्त्र में लिखेंगे तो दोनों के अप्रोच में, दोनों के लिखने के तरीके में, सिद्धांत में अंतर हो जाए। हम यहाँ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, सैद्धांतिक उपागम को फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम GS में गरीबी को लिखेंगे तो वहाँ हम सामान्य परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर बाकी लड़के अच्छे राइटिंग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि वह लिखते समय जनरल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में आंसर लिखते। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको क्लास के दरमियान हम टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं। और यहाँ इस सब्जेक्ट में कहीं से भी टर्मिनोलॉजी की समस्या नहीं है, कहीं से भी आपको कोई मटेरियल्स की समस्या नहीं है, कहीं से भी कोई ऐसी अवधारणा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो वो चीज़ नहीं आती है। हम जो धर्म, परिवार, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, जनजातीय, गरीबी, गांव, समाज, रूरल डेवलपमेंट, इन सब की चीज़ों को जो हम देखते हैं उन्हीं को एक व्यवस्थित तरीके से पूरे सिलेबस में दिया गया। पेपर फर्स्ट जो है
समाजशास्त्र जनरल है, यानी कि हम पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समाज को समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पेपर जो समाजशास्त्र का है वह भारतीय समाज है, यानी कि इस सेक्शन में हम भारतीय समाज के ऊपर में फोकस कर देंगे। जैसे परिवार, अब परिवार यदि हम पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे तो ग्लोबल देखेंगे कि परिवार का सिद्धांत क्या है, फंक्शन क्या है, चेंजेस क्या है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन जब सेकेंड पेपर में फैमिली परिवार की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे भारत में परिवार का नेचर क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, वह कैसे टूटा, उसके कारण क्या थे, किनशिप नातेदारी कैसे बदल रही है। तो दोनों को इंटरकनेक्ट कर करके, दोनों को एक दूसरे से जोड़ के हमें विषयों को अंडरस्टैंडिंग बनाने हैं। अब सवाल है कि इसकी हम बिगिनिंग कैसे करें। बिगिनिंग कहीं से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप पेपर फर्स्ट से करें तो बेटर होगा। पेपर फर्स्ट यानी एनसीईआरटी का जो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे साइंस स्ट्रीम के हों, कॉमर्स से स्टूडेंट्स हों या किसी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हों, सभी लोग 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आप क्या कहते हैं टॉपिक्स पे आइए, और जो हमारा मटेरियल्स है और जो हायर लेवल की बुक हैं उसके बाद आप उसको फॉलो कीजिए। क्लास नोट्स होगा और प्रिंटेड नोट्स होगा, उसको आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें पहला पेपर जो है, पहले पेपर में चैप्टर फर्स्ट जो है हम वहाँ से शुरू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में आधुनिकता, यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन। यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन। यस, इसमें है कि यूरोपियन समाज जो है, पहला टॉपिक्स पेपर फर्स्ट चैप्टर 1 टॉपिक्स नंबर 1, हमें समझना होगा कि यूरोप में कैसे कैसे आधुनिकता आया, कौन कौन से परिवर्तन आए, और यूरोप का समाज जो बदला, यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि 14th और 15th सेंचुरी के बाद जो वैज्ञानिक क्रांति आई, उसके बाद क्या कहते हैं व्यावसायिक क्रांति आई, उसके बाद क्या कहते हैं औद्योगिक क्रांति आई, इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति हुई वहाँ, उसके बाद बौद्धिक क्रांति हुई यूरोप में। तो इन सारे क्रांतियों के बाद जो स्ट्रीम ऑफ चेंज, जो परिवर्तन की जो लहर चली, यानी कि वैज्ञानिक क्रांति के बाद जो नए नए डिस्कवरी आए, आविष्कार हुए, औद्योगिकरण हुए, वॉयेज आया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, औद्योगिकरण को और बल मिला। साथ साथ फ्रांस की क्रांति जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल क्रांति था, इसमें जो दो क्लास के जो लोग थे, यानी कि क्लेयर्जी पोप और जो नोबलमैन राजा, उनके खिलाफ जो सर्वहारा वर्ग यानी कि मेजोरिटी ऑफ जो पीपुल 80% पीपुल जो पीजेंट क्लास के जो लोग थे, उन्होंने जो एक उसमें जो प्रॉब्लम था, उनको सोशल स्टेटस नहीं था, पावर नहीं था, पॉवर्टी फेस कर रहे थे। तो एक तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्री ऑक्यूपाइड कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है कि बुर्जुआ और प्रोलिटेरियाट, यानी कि पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग, तो उसी तरह की सिचुएशन पूरे दुनिया में उस समय में थी कि नोबल क्लास के लोग, पोप, ये लोग काफ़ी पावर स्टेटस को होल्ड करते थे, और रेस्ट ऑफ द पीपुल जो थे वह वल्नरेबल लाइफ लीड करते थे, जो मेजोरिटी ऑफ पीपुल थे। तो इन्हीं को लेकर के इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, बौद्धिक क्रांति, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल विद्वान हुए जिन्होंने एक ह्यूमन राइट्स की बात किया, इक्वालिटी की बात किया, जस्टिस की बात किया। तो इस तरह से सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में और जो स्ट्रीम ऑफ जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनमें अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग आए, इन्होंने नए नए विचार लेकर के आए। तो इससे क्या हुआ, जो आर्थिक विकास की गति जो मिली थी, वो सारी चीज़ें ने समाज को बदला।
यानी ये सारे क्रांतियों का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो हुआ वो सारे चीज समाज को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिए। यानी कि वैल्यू सिस्टम को बदला, धर्म बदलने लगा, हमारा फैमिली सिस्टम बदलने लगा, समाज के कल्चर बदलने लगे। तो मार्क्स ने इसी पर्सपेक्टिव में सही ही लिखा है कि अधोसंरचना अधिसंरचना में परिवर्तन लाता, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब इकोनॉमी में परिवर्तन आया, उद्योग में परिवर्तन आया, प्रोडक्शन उत्पादन के तरीके में परिवर्तन आया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार को बदला, हमारे धर्म को बदला, हमारे वैल्यू को बदला, हमारे मूल्यों को बदला। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, इस बदलते हुए तीव्र गति से जो यूरोपियन समाज बदल रहा था, उसी को देखते हुए फ्रांस के एक बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक कहें उस जमाने के अगस्ट कॉम्ट महोदय ने आया और उन्होंने शोध करके एक वर्ड कॉइन किया, सामाजिक भौतिकी। बोला कि सामाजिक भौतिकी एक विषय है, विषय के रूप में इसको उन्होंने अलग किया सब्जेक्ट को, और बोला कि ये सामाजिक भौतिकी जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करता है, उसी तरह से सामाजिक भौतिकी समाज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। सो समाज को अध्ययन करने वाला विज्ञान साइंस को इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा। बाद में इन्होंने 1838 ईस्वी के आसपास इनका नाम बदल के समाज शास्त्र रख दिए। यानी समाज शास्त्र, सोशल और लोगस, एक लैटिन और दूसरा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला। सोशस का मतलब होता है सोसाइटी, लोगस का मतलब होता है साइंस। यानी समाज शास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान से। अब ये समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये बदलते हुए समाज का अध्ययन करेगा, चेंजिंग समाज का अध्ययन करेगा। ये जो इन कारणों से जो बदलाव आया, उस बदलते चीज़ों को अध्ययन करने वाला उस समय में कोई विषय नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी। इसीलिए समाज शास्त्र का जो उद्देश्य था कि चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग सोसाइटी का अध्ययन कर। समाज शास्त्र में अगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म को लाया। पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है कि जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अध्ययन करता है वैज्ञानिक तरीके से अपने अपने सब्जेक्ट मैटर का, उसी तरह से समाज शास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है। तो चूंकि अगस्ट कॉम्ट ने प्राकृतिक विज्ञानों से समाज की तुलना किया और उन्हीं पद्धति को यहाँ लागू किया, तो यही उपागम को समाज शास्त्र में हम पॉजिटिविज्म के नाम से बोलते हैं, प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगस्ट कॉम्ट के बाद दूसरे चिंतक आते हैं, इमाइल दुर्खिम, जिन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोला। इन्होंने श्रम विभाजन पे, इन्होंने धर्म और समाज पे, और इन्होंने सुसाइड पे अपना योगदान दिया। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया और समाज शास्त्र में जो प्रत्यक्षवादी परंपरा जो अगस्ट कॉम्ट ने बनाया था उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मूल्यवान योगदान दिया। इसके बाद मैक्स वेबर आते हैं, जिन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक क्रिया का विज्ञान कहा और इस तरह से सामाजिक क्रिया को विश्लेषण करते हुए पॉलिटिकल जो समाज शास्त्र है उसमें योगदान दिया। पावर, ऑथोरिटी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के ऊपर में लिखा। और इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयवी एकता का सिद्धांत दिया। उन्होंने समाज की तुलना ह्यूमन बॉडी से किया और कहा कि जस्ट कि ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह समाज एक पूरा बॉडी की तरह है, उसके फैमिली, मैरिज, ये सब उसके पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स जब एक दूसरे से कनेक्टेड और हेल्दी स्टेट में होते हैं तो सब समाज हेल्दी स्टेट में होता। तो इस तरह से फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, जो अपने विचारों से सामाजिक चीज़ों को काफ़ी एनरिच किए। तो ये जो 4-5 थिंकर्स हैं, दे आर कंसिडर, इसको हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने समाज शास्त्र की भूमिका, समाज शास्त्र को इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह से समाज शास्त्र का उद्भव हुआ, विकास हुआ। यूरोप में सबसे पहले अमेरिका यूनिवर्सिटी में गया, फिर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा और धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी आते आते दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र एक विषय के रूप में बन गया, जो कि वैज्ञानिक तरीके से बदलते समाज का अध्ययन करता है। भारत में समाज शास्त्र का जो
आया, 1914 में आया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आया, पैट्रिक गेट्स यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और 1919 ईस्वी में इसको एमए लेवल पे पढ़ाया जाने लगा। और वहाँ पर मैं भारतीय समाजशास्त्र के पिता जनक जीएस घुड़िए, उन्होंने यहाँ इंडोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किया और उसका नाम समाजशास्त्र विभाग नहीं रख करके डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी रखा गया। वो भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से प्रभावित थे जो डॉक्टर जीएस घुड़िए, और इस तरह से समाजशास्त्र एक इस्टेब्लिश सब्जेक्ट बना जो बदलते हुए जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करता है। ठीक है, हम जब आप लोग क्लास में आएंगे अमित IAS एकेडमी बैनर के तहत, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में सिलेबस बताए जाएंगे। पर्सनल फोकस्ड अप्रोच है, आपको गाइडलाइंस है, हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है 3 से लेकर 4 महीने का हम लोग रखे हैं, 4-5 डेज आपका क्लास है। उसके बाद साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ कंप्लीट एक गाइडलाइंस दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपकी हार्डवर्क और हमारा अपना अप्रोच, इससे आप अपने 4 महीने 3 महीने में विजन को रीच करो और यूपीएससी में सिलेक्शन। तो यू ऑल आर वेलकम। और आप समाजशास्त्र आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है कि आपको कहीं से भी कहीं इस सब्जेक्ट बोरियत नहीं होगी। ठीक है, वेलकम ऑल ऑफ यू, यू आर ऑल द वेलकम, ऑल द बेस्ट, थिंक पॉजिटिव। ओके भाई।